अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज में आज की हमारी जो डिस्कशन है वो प्रोसेसेस की स्केजुलिंग के ऊपर है। लास्ट टाइम प्रोसेसेस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस जब पैरेलल में चल रहे होते हैं उस दौरान अगर कोई इंटरप्ट आ जाए तो प्रोसेस का जो पीसीबी है वो कैसे सेव कर दिया जाता है, और किसी और सपोज कि हमारे पास प्रोसेस ज़ीरो है उसका पीसीबी स्टोर हो जाएगा और फिर पीसीबी वन जो है किसी दूसरे प्रोसेस का वो लोड हो जाएगा, और उस दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे जो है चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है और इंटरप्ट्स और सिस्टम कॉल्स कैसे जनरेट होती हैं। इससे रिलेटेड डिटेल हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमारी जो है डिस्कशन है स्केजुलिंग के ऊपर। शेड्यूलिंग भी से कहा जाता है, स्केजुलिंग भी कहा जाता है, अलग अलग एक्सेंट जो है प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल। प्रोसेस स्केजुलिंग बेसिकली हमारा जो मेन टास्क है वो है माइक्रो प्रोसेसर को बिजी रखना, और माइक्रो प्रोसेसर को बिजी रखने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस जो है क्यू में लगा के उसको जो है वर्क करवाना होता है। अब डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं, इससे रिलेटेड भी हमने काफ़ी डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है, और उन प्रोसेसेस को माइक्रो प्रोसेसर का टाइम कैसे देना है इसके ऊपर आज की डिस्कशन है। The two main objectives of process scheduling system are to keep CPU busy at all times and to deliver acceptable response time for all programs, particularly for interactive ones. हमारे मेन जो दो ऑब्जेक्टिव वो ये हैं कि स्केजुलिंग सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर को हमने बिजी रखना है और उसको फ्री नहीं रहने देना, क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है, वो अपनी प्रोसेसिंग करके फ्री हो जाता है, तो वो रिसोर्सेज जो है उसके बाकी जो है चीज़ें हैंग होने लग जाएं या वेट करने लग जाएं, उससे बेहतर यह है कि माइक्रो प्रोसेसर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि चीज़ें हैंग ना हो, प्रोग्राम जो हैं रनिंग में रहें और जल्दी से जल्दी हर प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन करें, ताकि हमें स्क्रीन पे कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी हमारी फाइल है, उस वो बड़ा फास्ट तरीके से रनिंग में नज़र आनी चाहिए। अब अगर किसी को वेट कराना भी है, रिस्पॉन्स टाइम जो है माइक्रो प्रोसेसर का वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। सपोज कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्राम को प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी दौरान कोई दूसरा प्रोग्राम या दूसरा प्रोसेस अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करे, ना कि लॉन्ग टाइम के लिए वेट करे। ऐसा ना कि कोई एक प्रोसेस जो है माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस ले ले और फिर कंटिन्यूसली जो है एक्सेस वो अपने पास ही रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें स्केजुलिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फर्दर इसी अगले पेज पे है। द प्रोसेस scheduler must meet these objective by implementing suitable policies for swapping processes in and out of the microprocessor CPU। जो स्वैपिंग बेसिकली है इस तरीके से की जाए कि एक प्रोसेस जो है, मतलब पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए कि प्रोसेसेस की जो स्वैपिंग है एक प्रोसेस की दूसरे प्रोसेस की जगह पर रिप्लेस होने का कुछ ऐसा तरीका हो कि माइक्रो प्रोसेसर बिजी भी रहे और जो प्रोसेसेस हैं उनको ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े। तो ये मेन हमारे ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए, एल्गोरिथम डिज़ाइन करने चाहिए, और ये एल्गोरिथम और पॉलिसीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से ही ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट होंगे। स्केजुलिंग क्यूज़ अलग अलग बनानी पड़ती हैं। सपोज़ हमारे पास कोई आईओ डिवाइसेस की क्यू है और कोई जो है किसी चाइल्ड प्रोसेस की क्यू है। ये नेक्स्ट एक डायग्राम से मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। Scheduling queues, all processes are stored in job queue। ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। All processes are stored in job queue। इनिशियली जो है किसी न किसी क्यू के थ्रू प्रोसेस जो है लोड होगा, और इनिशियली लोड होने के बाद वेट कंडीशन में अगर चला जाए तो उसके लिए एक अलग से क्यू बनी होगी। ये डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। Processes in the ready state are
प्लेस इन द रेडी क्यू। हमारे पास सपोज के इनिशियली ये रेडी क्यू है, रेडी क्यू से माइक्रो प्रोसेसर के पास एक एक करके प्रोसेसेस जा रहे हैं, और सपोज कि अगर एक प्रोसेस है उसको कोई आईओ रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है, आईओ रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए हैं, तो जो ही वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा तो नेक्स्ट आईओ क्यू एक होगी जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड एक क्यू होगी, तो वो क्यू उस रिक्वेस्ट को अपने पास लाइन में लगा लेगी। क्योंकि रिक्वेस्ट उस तरह की और भी काफ़ी सारी हो सकती है, इसलिए आईओ क्यू भी एक अलग से बनी हुई है। एक क्यू मीन के कतार एक लगी हुई है, 3 4 5 प्रोसेस या रिक्वेस्ट यहाँ पे स्टोर हुए पड़े। Processes in the ready queue are placed in the ready queue. Processes waiting for a device to become available or to deliver data are placed in device queue. अब हमारे पास आईओ रिक्वेस्ट जनरेट हुई, उसके बाद आईओ क्यू में वो रिक्वेस्ट जो है सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास टाइम स्लाइस एक्सपायर का मतलब यह है कि क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि माइक्रो प्रोसेसर का जो टाइम होता है वो परमानेंट नहीं दिया जाता, बल्कि स्पेसिफिक टाइम के लिए एक क्लॉक टाइम स्पेसिफिक जो होता है वो हर प्रोसेस को असाइन किया जाता है, अलॉट किया जाता है, ताकि एक ही प्रोसेस हमेशा के लिए माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस न कर सके, सारे प्रोसेस जो हैं बारी बारी अपने एग्जीक्यूशन करें। तो हमारे पास जो टाइम स्लाइस होती है वो अगर सपोज के एक स्पेसिफिक टाइम ख़त्म हो जाए एक प्रोसेस के लिए, तो उसके लिए क्या होगा कि प्रोसेस टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड वाली क्यू जो है उसके अंदर प्रोसेस आ जाएगा, और ये प्रोसेस थोड़ा वेट करने के बाद दोबारा रेडी क्यू में आएगा, और रेडी क्यू में जाने के बाद माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट जब उसे टाइम मिलेगा तो अपनी रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरीके से सपोज के फॉर का चाइल्ड है, कोई प्रोसेस है या कोई कोड है, कोई मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के अंदर कोई ऐसा कोड हमने लिखा हुआ है जो कि एक अलग से नया मॉड्यूल, नया प्रोग्राम लोड कर देता है, तो उसका क्या तरीकाकार ये है कि एक क्यू बन जाए। सपोज के एक प्रोसेस रनिंग में था, उसने अचानक से एक और प्रोसेस को कॉल कर लिया, तो वो क्या होगा कि क्यू में चला जाएगा, और जब तक उसकी जो है जो सब प्रोसेस या चाइल्ड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक माइक्रो प्रोसेसर जो है चाइल्ड के एग्जीक्यूट करने तक माइक्रो प्रोसेसर उस स्पेसिफिक पेरेंट प्रोसेस को वेट में किसी क्यू में रख देगा। तो चाइल्ड के एग्जीक्यूशन के बाद जो मेन प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद किसी किस्म की कोई सिस्टम कॉल आती है या इंटरप्ट आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कोई आती है या हार्डवेयर की तरफ से कहीं से भी कोई इंटरप्ट आती है, तो उसको वेट फॉर एन इंटरप्ट क्यू के अंदर प्रोसेस जो रनिंग होगा उसको वेट फॉर एन इंटरप्ट या फिर स्पेसिफिक क्यू में डाल दिया जाएगा। उसके बाद इंटरप्ट्स अकर होंगी, इंटरप्ट्स के अकर होते ही माइक्रो प्रोसेसर जो है फ्री हो जाएगा, और जो प्रीवियस प्रोसेसेस चल रहे हैं वो रनिंग होने में आ जाएंगे। अच्छा, सम टाइम क्या होगा, इंटरप्ट्स की अगर प्रायोरिटी हाई नहीं है, लो प्रायोरिटी इंटरप्ट या रिक्वेस्ट आई है, उसको भी वेट करना पड़ जाएगा। वो अपना स्पेसिफिक वेट कंडीशन में रहेगा, और वेट कंडीशन से जो है वेट क्यू से वो नेक्स्ट उसकी बारी जब लगेगी माइक्रो प्रोसेसर का, उसको टाइम स्लाइस मिलेगा, तो उस टाइम स्लॉट में वो माइक्रो प्रोसेसर पे अपनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, और इंटरप्ट के अंदर जो भी कोडिंग होगी वो प्रोसेस हो जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये जितनी भी डिस्कशन है इसका मेन मकसद ये है कि हमारा जितना भी वर्किंग चल रही होती है माइक्रो प्रोसेसर को बिजी रखना हमारा मेन टास्क होता है, टारगेट होता है, और जितने भी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उन प्रोसेसेस को टाइम स्लॉट असाइन होती रहती है। उस टाइम स्लॉट के असाइनमेंट के दौरान किसी किस्म की कोई इंटरप्ट आ जाए या थोड़ा सा डिले आ जाए या वेट करना पड़ जाए, तो वो अलग अलग उन प्रोसेसेस के लिए वेट क्यूज भी अवेलेबल होती है, ताकि प्रोसेस जितना रनिंग में है वो उतना मीन के जितने इंस्ट्रक्शन से रन कर लिए हैं तो वो उतना रिकॉर्ड रह जाए, नेक्स्ट टाइम जब वो उसका टाइम स्लॉट मिले तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लोड करे, ना कि नए सिरे से लोड हो जाए। Processes waiting for a device to become available or deliver data are placed in device queues. There is generally a separate device queue for each device.
अदर क्यूज में ऑल्सो बी क्रिएटेड एंड यूज एज नीडेड। तो ये जैसे मैंने आपको आइडिया दिया, इसी तरीके से हर प्रोसेस, हर किस्म के टास्क से रिलेटेड कोई ना कोई क्यू जो है वो जनरेट की जा सकती है। तो दोस्तों, एक क्यू क्या होती है? एक किस्म के कह लें कि मेमोरी लोकेशंस ही होती हैं जहाँ पे आपके प्रोसेस जो है होल्ड कर दिए जाते हैं, सेव कर दिए जाते हैं। हत्ता कि जो प्रोसेस हैं हम रैम पे स्टोर होते रहें, मीन के होल्ड कंडीशन या वेट कंडीशन में रैम पे पड़े रहेंगे। और सपोज कि अगर आपके पास काफ़ी सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं और रैम के ऊपर जगह स्पेस भी ख़त्म हो जाए, तो हार्ड डिस्क का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है एज ए रैम के तौर पे, उसको वर्चुअल मेमोरी के तौर पे हम वहाँ से लेके और उस हार्ड डिस्क के एक स्पेसिफिक पार्ट में भी हम अपना प्रोसेसेस को वेट करवा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टॉपिक्स में इनकी डिटेल्स आएगी, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अब ये जितनी भी डिस्कशन स्केजुलिंग के ऊपर आई है, तो इसमें स्पेसिफिक जो है कैटेगरी अगर डिस्कस करें तो स्केजुलर्स के तीन मेन कैटेगरी हैं, जो एक ब्रॉड वे से अगर हम कैटेगराइज करें इनको, तो उसमें लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है, शॉर्ट टर्म स्केजुलिंग होती है, उससे रिलेटेड स्केजुलर होगा, और फिर मीडियम टर्म स्केजुलर होता है। A long-term scheduler is a typical of a batch system or very heavily loaded system। ये एक सिस्टम है, इनके एक मैकेनिज्म है scheduling का। It runs infrequently, such as when one process ends selecting one more to be loaded in from disk in its place। लॉन्ग टर्म scheduler का मतलब यह है कि आपके पास प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगे, और अपना एक प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा प्रोसेस जो है वो लोड होगा। एंड इट कैन अफोर्ड टू टेक द टाइम टू इम्प्लीमेंट इंटेलिजेंट एंड एडवांस स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स। तो एडवांस लेवल के जो एल्गोरिथम डिज़ाइन किए जाएँ तो वो लॉन्ग टर्म स्केजुलिंग के मैकेनिज्म और सिस्टम के थ्रू एल्गोरिथम जो है इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म scheduler क्या होता है जी? शॉर्ट टर्म scheduler or CPU scheduler runs very frequently on order of 100 milliseconds and must very quickly swap one process out of the CPU and swap it in another one। अच्छा, जैसे हमारे पास लॉन्ग टर्म में ये था कि एक प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट होने गया है, तो वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस उस प्रोसेस के पास रहेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर है, वो क्या करेंगे कि थोड़े थोड़े टाइम स्लाइस जो है वो, मीन के 100 मिली सेकेंड जितना जो स्लाइस है, वो स्लाइस टाइम स्लाइस जो है एक स्पेसिफिक प्रोसेस को दे दिया जाएगा। और एक प्रोसेस अगर उतने मीन के 100 मिली सेकेंड में वो कंप्लीट हो जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, तो ठीक है। अदरवाइज उस प्रोसेस को जो है माइक्रो प्रोसेसर से वापस निकाल लिया जाएगा और उसको किसी वेटिंग क्यू में डाल दिया जाएगा, और नया प्रोसेस जो है उसको माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास साथ साथ एग्जीक्यूशन होगी, और अपना टाइम स्लॉट जिसको मिलेगा वो माइक्रो प्रोसेसर का एक्सेस ले लेगा, और जिसका टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाएगा वो माइक्रो प्रोसेसर से वापस आ जाएगा। और जो ही वापस आएगा, अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस रिमेनिंग कुछ बच जाएंगी तो वेटिंग कंडीशन में चला जाएगा, अगर उसकी इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी होंगी तो वो एग्जिट हो जाएगा प्रोसेस। तो दोस्तों, इसी तरह एक और जो है सिस्टम भी अवेलेबल होता है। सम सिस्टम्स आल्सो एम्प्लॉय अ मीडियम टर्म scheduler when system loads get high। This scheduler will swap one or more process out of the ready queue system for a few seconds in order to allow smaller, faster jobs to finish up quickly and clear system। तो दोस्तों, इसी तरीके से मीडियम टर्म जो स्केजुलर है वो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट और स्पेसिफिक जो है इंस्ट्रक्शन का वेट करता है, और उस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होते ही नेक्स्ट जो है प्रोसेस को लोड कर देता है। आई होप आप लोगों को जो है स्केजुलिंग का कॉन्सेप्ट जो है इजीली क्लियर हो गया होगा कि स्केजुलिंग कैसे होती है, स्केजुलिंग की टाइप्स कितनी हैं। फर्दर स्केजुलिंग के कुछ एल्गोरिथम्स हैं, और
स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने उनका नेम दिया हुआ है, और वो एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं उससे रिलेटेड जो है फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी और स्केजुलिंग का प्रोसेस क्या होता है, स्केजुलिंग से रिलेटेड जो स्केजुलर डिफरेंट अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो दोस्तों ये थ्योरेटिकल डिस्कशन थी स्केजुलिंग के हवाले से। टिपिकल कौन सा स्केजुलर, उस स्केजुलर का टाइटल क्या है, एल्गोरिथम का नेम क्या है, वो डिटेल्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।